इंडिया और अपने पड़ोसी देशों को घेरने के लिए चाइना अपनी नेवी का साइज लगातार बढ़ाता चला जा रहा है और पाकिस्तान भी एग्जैक्टली ऐसा ही कर रहा है, वो भी चाइना की मदद से। तो इस सब की वजह से इंडिया के सामने नए चैलेंजेस आ रहे हैं, इंडियन नेवी के लिए नए नए चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। इस सब को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी आखिर कर क्या रही है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है और इन तीनों ही ओशियन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ऑब्वियसली इंडियन नेवी के कंधों पर है। लेकिन इंडिया सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना जैसे देश ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी से निकलकर अपनी प्रेजेंस को इंडियन ओशियन तक बढ़ा रहे हैं, जिसको केटर करने के लिए इंडियन नेवी को अपने आप को ग्रीन वाटर नेवी से ब्लू वाटर नेवी में कन्वर्ट करने की जरूरत है, ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे ये ग्रीन वाटर नेवी और ब्लू वाटर नेवी का क्या चक्कर है, तो चलो समझते हैं। ग्रीन वाटर नेवी उन कंट्रीज की नेवी को कहा जाता है जो अपनी कोस्ट लाइन के पास के ओशियन को डिफेंड करते हैं और ये रीजनल वाटर में ऑपरेट करते हैं। जैसे मान लो कि इंडिया अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन को डिफेंड करती है, तो ये एक ग्रीन वाटर नेवी का एग्जाम्पल होगा। आप ब्राजीलियन और इंडियन नेवी को ग्रीन वाटर नेवी का उदाहरण मान सकते हैं। वही ब्लू वाटर नेवी के पास दुनिया के किसी भी ओशियन में ऑपरेट कर पाने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, ये ग्लोबली ऑपरेट कर पाती है। अगर आप मान लो कि इंडिया इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से निकलकर अटलांटिक ओशियन या दुनिया के किसी भी ओशियन से ऑपरेट करने लग जाए, तो इसको एक ब्लू वाटर नेवी का दर्जा दिया जाएगा। किसी भी नेवी को, किसी भी देश की नेवी को एक ब्लू वाटर नेवी होने के लिए बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में कन्वेंशनल और न्यूक्लियर सबमरीन्स की जरूरत होती है। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट कैरियर की भी जरूरत होती है और डिफरेंट वैरायटी ऑफ शिप्स की लार्ज फ्लीट होना भी जरूरी है। यूएस, रसिया, यूके की नेवी को आप एक ब्लू वाटर नेवी मान सकते हैं। इंडिया एक ब्लू वाटर नेवी में ट्रांसफॉर्म हो, इससे पहले इसको प्रेजेंट में मिल रहे पाकिस्तान और चाइना से जो थ्रेट है उसके लिए खुद को तैयार करना होगा। पिछले एक दशक में चाइना ने अपनी नेवल फ्लीट को 250 से बढ़ाकर 355 कर दिया है और 2030 तक ये आंकड़ा 350 तक हो जाएगा और पाकिस्तानी नेवी का साइज भी 2030 तक 50% तक बढ़ जाएगा। इसमें लगातार चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है। करेंटली इंडिया के पास में 130 शिप्स की फ्लीट है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना दोनों से निपटने के लिए इंडिया को 2030 तक 200 शिप्स की फ्लीट की जरूरत होगी। लेकिन जिस गति से काम चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा सिर्फ 150 से 155 तक ही पहुंच पाएगा। ये स्थिति और ज्यादा चिंताजनक तो तब हो जाती है जब हमें ये पता चलता है कि चाइना के पास 79 सबमरीन्स है, जिसमें कि 17 न्यूक्लियर है और इंडिया के पास टोटल 17 सबमरीन्स है, जिसमें से 2 न्यूक्लियर है जो कि रसिया से लीज पर ली गई थी, जिसमें से एक तो 2021 में वापस भी कर दी गई है। फिलहाल इंडिया के पास में कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, यानी कि SSN नहीं है। तो अब हम थोड़ा बहुत सबमरीन के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलो फिर। सबमरीन 2 तरीके की होती हैं, कन्वेंशनल सबमरीन जिसको डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी कहा जाता है, दूसरी होती है न्यूक्लियर सबमरीन। कन्वेंशनल सबमरीन डीजल से चलती है और इसके इंजन को एयर के लिए पानी से सरफेस पे आना पड़ता है, यानी कि ये पानी के अंदर ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकती। यही चीज इसके लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज हो सकती है वॉर लाइक सिचुएशन में, क्योंकि अगर ये सरफेस पर होगी तो दुश्मन को दिख रही होगी, वो इसको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि सबमरीन जब तक पानी के अंदर है सिर्फ तब तक ही घातक है। अगर ये पानी के ऊपर आ गई तो फिर इसको आसानी से टारगेट किया जा सकता है। वहीं अगर हम न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है और इसके इंजन को एयर की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो ये पानी के बाहर भी नहीं आती, ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है और इसी की यही खासियत इसको कन्वेंशनल की तुलना में ज्यादा पावरफुल बनाती है। न्यूक्लियर सबमरीन भी 2 तरीके की होती है, जिसमें से पहला है SSN यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। ये दुश्मन पर छुप कर वार करती है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है और जब ये अटैक करती है तो जिस मिसाइल का यूज करती है वो नॉर्मल बॉम्ब होते हैं। फिलहाल इंडिया के पास में कोई भी SSN नहीं है, क्योंकि जो थे भी वो वापस कर दिए गए। इंडिया भी प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत
6 SSN के प्रोडक्शन पर काम कर रहा है, लेकिन करेंटली SSN का इंडिया के पास ना होना काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा दूसरे तरीके की न्यूक्लियर सबमरीन है SSBN, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ये न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है और जिस मिसाइल का यूज करती है वो मिसाइल न्यूक्लियर होती है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं। और इसीलिए ये सबमरीन का पर्पस एक्चुअल वॉर में जाना नहीं होता, सिर्फ दुश्मन को डराना होता है, क्योंकि अगर एक बार न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई तो किसी को भी नहीं पता कि दुनिया का क्या होगा। करेंटली इंडिया के पास 2 तरीके की SSBN है, INS अरिहंत, INS अरिघात। इसके अलावा 2 और SSBN पर काम चल रहा है और 3 को अप्रूवल मिल चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना और पाकिस्तान के इंडिया पर खतरे को देखते हुए इंडिया को सबमरीन्स की ज्यादा जरूरत है एयरक्राफ्ट करियर की तुलना में। इसीलिए जब इंडियन नेवी में INS विक्रांत की एंट्री हुई तो एक्सपर्ट्स ने इस प्रोजेक्ट को काफी क्रिटिसाइज किया, ये कहते हुए कि क्या इस पर इतना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत भी थी, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट करियर को डेवलप करना एक सबमरीन की तुलना में 6 से 7 गुना ज्यादा महंगा होता है। और सबमरीन छिप भी सकती है, एयरक्राफ्ट करियर छिप भी नहीं सकते, तो आसानी से टारगेट भी हो जाते हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट करियर नेवी को दुनिया में कहीं भी ऑपरेट करने की पूरी ताकत से कैपेबिलिटी देता है, क्योंकि टेक्निकली ये दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। तो दुनिया का कोई भी देश कहीं पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट करियर जहां भी जाएंगे एयरक्राफ्ट को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। लेकिन करंट में पाकिस्तान और चाइना के खतरे को देखते हुए इंडिया को सबमरीन्स की ज्यादा जरूरत है, वो भी न्यूक्लियर सबमरीन्स की एयरक्राफ्ट करियर की तुलना में। तो जैसे ही इंडिया इन 2 देशों के थ्रेट को काउंटर कर लेता है, फिर वो अपने इस ब्लू वाटर एम्बिशन की ओर आगे बढ़ सकता है। अब ब्लू वाटर एम्बिशन की तरफ जाने के लिए इंडियन नेवी को क्रूज, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट करियर की जरूरत है। साथ ही साथ उसको दूसरे देशों में अपने नेवल बेस भी बनाने होंगे। ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी के सामने सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही हैं, नहीं कुछ एडवांटेजेस भी हैं, चलो जानते हैं। तो जैसे ही इंडिया इन 2 देशों के थ्रेट को काउंटर कर लेता है, फिर वो अपने इस ब्लू वाटर एम्बिशन की ओर आगे बढ़ सकता है। अब ब्लू वाटर एम्बिशन की तरफ जाने के लिए इंडियन नेवी को क्रूज, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट करियर की जरूरत है। साथ ही साथ उसको दूसरे देशों में अपने नेवल बेस भी बनाने होंगे। ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी के सामने सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही हैं, नहीं कुछ एडवांटेजेस भी हैं, चलो जानते हैं। दूसरा एडवांटेज है अरेबियन सी में नेवल प्रेजेंस होने की वजह से ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बॉब एल मुंडेव पर भी पैनी नजर रख सकता है। तीसरा एडवांटेज है सेंट्रल पोजीशन इन इंडियन ओशियन, जिसकी वजह से ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ एशिया तक होने वाले डेवलपमेंट पर अपनी पैनी नजर रख पाता है। चौथा एडवांटेज है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये आइलैंड्स इंडिया के लिए अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट करियर की तरीके हैं, जिन्हें अटैक तो किया जा सकता है लेकिन डुबोया नहीं जा सकता। और ये ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहां पर इंडिया अगर अपने बेस डेवलप कर ले तो वो चाइना जैसे देशों को बड़ी आसानी से काउंटर कर सकता है। इंडिया के इन एडवांटेजेस को देखते हुए चाइना ने पर्ल ऑफ स्टिंग नाम की स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके अंडर उसने चाइनीज मेनलैंड से पोर्ट ऑफ सुडान तक नेवल बेस बना रखे हैं। ये बेस ग्वादर, हमनटोटा, पाकिस्तान, क्वाकपू, क्वाउक, जिबूती और म्यांमार में सिचुएटेड है। इसका जो मतलब है वो ये है कि वो ऑयल और गैस का मिडिल ईस्ट में जो इंपोर्ट है उसको सिक्योर कर सके और इंडिया पर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस को डेवलप कर सके। इस स्ट्रेटजी के जवाब में इंडिया भी नेकलेस ऑफ डायमंड नाम की स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, जिसके अंदर इंडिया ने चैंगी नेवल बेस सिंगापुर, दुकाम पोर्ट ओमान, एजमसम आइलैंड सेशेल्स और अगालेगा आइलैंड मॉरिशस में मैरीटाइम बेस डेवलप किए हैं। तो ये था दोस्तों इंडियन नेवी के चैलेंजेस, उसकी जरूरतों और उसके ब्लू वाटर एम्बिशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आपको पता ही है कि इसको एक व्यक्ति के साथ में तो जरूर शेयर कर लेना है। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे सभी को।